जी। तो काफ़ी सारा पार्ट जो है ना वो रिकॉर्डिंग में आ ही नहीं सका, और काफ़ी सारा पार्ट जो है वो मिस हो गया। लेकिन एनीवेज, जिसने अटेंड किया है उसको, हम्म, और जिस चीज़ का मिस हो गया ना उसको मैं अलग से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हल्का सा लास्ट लास्ट में थे हम लोग, मॉडर्निज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैं फिर से सारा रिपीट भी कर दूंगा, सारा का सारा सेशन। हम लोग ये चीज समझ रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास मॉडर्निटी अपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट्स आए थे। हमारे पास इनोवेशन आना स्टार्ट हो गई थी, ट्रेडिशन और रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया गया था, गॉडलेस सोसाइटी हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, एजुकेशन और अर्बनाइजेशन जो थी वो पीक पर थी, और एक रैपिड पेस नजर आ रही थी हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी में, और जिसकी वजह से गॉडलेस सोसाइटी की तरफ ज्यादा फास्टली ग्रोथ हुई, और सक्सेस और कैरियर की डेफिनेशंस लॉन्च कर दी गई, और जिसकी वजह से एक ग्रैंड नैरेटिव और मीनिंग चाहिए था हर एक चीज के लिए, और साथ ही साथ इंडिविजुअलिज्म की वजह से उसको अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए थी। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए थी। जब एक इंडिविजुअलिज्म स्टार्ट हो जाएगी सोसाइटी के अंदर, तो उस सोसाइटी के अंदर क्या है, हमारे पास जो राइट्स हैं और प्रॉपर फेथ है और मोरालिटी नहीं रहेगी, तो इस सब की वजह से हर एक एक दूसरे के साथ किसी न किसी कशीदगी में रहेगा, तो हर एक को अपने अपने राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए होगी। ठीक है, इस सब की वजह से हमारे पास प्रोटेक्शन भी एक जरूरत बन चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या था, इनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ था। इसको इनलाइटनमेंट पीरियड कहा जाता है इन द वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, और इसमें क्या था, जो लोग थे वो राइट्स मांगते थे अपने, और मोनार्की जो सी थी वो राइट्स देती नहीं थी। इसकी बेसिस पर एक जंग हुई थी, इसी जंग में फ्रेंच रेवोल्यूशन नमूदार हुआ। ठीक है, लोग अपने हुकूक मांगते थे, मोनार्की उनको हुकूक नहीं देती थी, जिसकी वजह से एक रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट मोनार्की, और मॉडर्निटी इमर्ज हुई थी। और इन नया खुदा जो सा था ना वो सक्सेस बन चुका था, और कैपिटलिस्टिक माइंडसेट ग्रो हो चुका था, वैलिडेशन रिक्वायर थी सक्सेस के लिए और ग्रोथ के लिए। इसीलिए उसके बाद से जितनी भी सोसाइटी जनरेट हुई और इमर्ज हुई, उसके अंदर क्या चीज देखने में आती है, सक्सेस जो था वो खुदा बन चुका था। तो सक्सेस जो थी वो तो अनएथिकल मीन्स से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल पॉर्न एक्टर्स जितने भी हैं, या जितने पास हमारे पास थ्रेट के जितने भी एक्टर्स आ जाते हैं, थ्रेट के एक्टर्स किस में आते हैं, साइबर स्पेसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब सक्सेस के पीछे भागते हुए, और सक्सेस क्योंकि मटेरियलिस्टिक नजर आ रही थी इन सबको, और पावर के वाइस नजर आ रही थी, तो इसलिए पावर को, सक्सेस को खुदा बना दिया गया था। अब इस सब में एक चीज इमर्ज हुई, मीनिंगलेसनेस स्टार्ट हो गई। उस मीनिंगलेसनेस की वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म जनरेट होना शुरू हो गया था, और हर तरफ से आसूदगी उठ गई, हर तरफ एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स, एक दूसरे के खिलाफ एक्शंस, एक दूसरे के अगेंस्ट फिलोसफी, एक दूसरे के अगेंस्ट रहना, हर हर किसी को अपने लिए दुश्मन समझना या अनसिक्योरिटी का पॉइंट समझना। ठीक है, ये कुछ इश्यूज स्टार्ट हो चुके हुए थे। हमारे पास प्रॉपर तरीके से कैपिटलिस्टिक माइंडसेट जनरेट हो चुका था, और वैलिडेशन अच्छे से इमर्ज हो चुकी हुई थी। अब यहाँ पर ना एक सेशन को एंड करने से पहले एक वाज है, एक नसीहत है, उसके साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ, और उसके बाद हल्का सा एक टच फिर से पीछे वाले पूरे कीवर्ड्स को और सारे कॉन्सेप्ट को दे देता हूँ, ताकि क्या हो, रिवीजन हो जाए आप सबकी, और जिन लोगों तक वो पिछली रिकॉर्डिंग नहीं आ सकी है उन तक ये वाली रिकॉर्डिंग में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंच जाए। अच्छा, क्या है हमारे पास, नसीहत ये है कि अपने आप के अंदर आप लोग ये कह लें, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, तफक्कुर, तदब्बर, कंटेम्पलेशन, कुछ भी कह लें, करके देखें, और इसको एनालाइज करके देखिएगा कि अगर आपका खुदा जो है वो आप उसको छोड़ देते हैं, तो क्या आप सोल्यूशन को खत्म कर चुके हैं,
या एक नया सॉल्यूशन जनरेट कर चुके हैं। ये एनालिसिस करने के बाद ये आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म कीजिएगा और इस एक्टिविटी को डिस्कशन के अंदर हम लोग लेके आएंगे कल और परसों के अंदर, ठीक है। इस इसका रिजल्ट भी मैं साथ में बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और ईज हो जाए। बेसिकली होता क्या है, जब एक आदमी खुदा की नफी कर देता है तो बेसिकली वो अगर इस चीज का एक्सप्लेन कर दे, इस चीज को एक्सप्लेन कर दे या इस चीज की पोर्ट्रेशन कर दे, रिप्रेजेंटेशन कर दे कि अब वो खुदा की बात नहीं मानता, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी खुदा की बात नहीं मान रहा। इंसान का वजूद ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है, इंसान का वजूद ही ऐसा है कि वो अगर किसी एक खुदा की इबादत नहीं करेगा तो वो किसी दूसरे खुदा की इबादत में आ जाता है। इंसान की थॉट मैट्रिक्स इस तरह से डिजाइन है अल्लाह की तरफ से कि वो इन तीनों चीजों से निकल ही नहीं सकती बाहर, क्रिएटर, क्रिएचर और क्रिएशन से, ठीक है। अब जब एक इंसान किसी एक खुदा की बात को नहीं मान रहा होता तो वो अगर किसी भी खुदा की बात को नहीं मान रहा तो वो एक अपना नया दीन पैरेलल में पैदा कर देता है जिसका नाम नाइलिज्म है, ठीक है। ये चीज मैंने कहा था, मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसका नाम नाइलिज्म है, ठीक है। वो एक नया दीन पैदा कर देता है। नाइलिज्म कहते हैं खुदा का तस्वुर मिटा देना, और नाइलिज्म एक डिप्रेसिव वे होता है खुदा के तस्वुर को बिल्कुल खत्म कर देने का। और नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म और इसके साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो इंशाल्लाह हम लोग रिलीजियस फिलोसफी के अंदर बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। अब क्या होता है, इस सब की वजह से हमारे पास एक रिएक्शनरी माइंडसेट जनरेट होता है। अगर बंदा नाइलिज्म में आ जाए तो रिएक्शनरी माइंडसेट जनरेट होता है। उस रिएक्शनरी माइंडसेट को अगर हम ग्रुप साइकोलॉजी और ग्रुप स्ट्रक्चर के लेवल पर देखें तो हमारे पास मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी की टाइप ऑफ सोसाइटी एमर्ज हुई हुई है। मॉडर्निस्टिक माइंडसेट बेसिकली यही इसी चीज के ऊपर बिलीव करता है कि जो ग्रैंड मीनिंग या ग्रैंड नैरेटिव है वो खुदा नहीं दे रहा, वो बल्कि इंसान खुद जनरेट कर रहा है। और फिर वो इंसान अपने फलसफे की बुनियाद पर जनरेट करने की कोशिश करता है। और वो इंसान हमारे सामने बहुत ज्यादा नमूदार भी हुए हैं, जिनमें हमारे पास मेजर फिलोसोफर्स जो आ जाते हैं, फोकल्स की थेरी है, ड्रेडेव की थेरी है, इस तरह हमारे पास एल्बर्ट कैमू की थेरी है। कितनी मेजर फिलोसफीज हैं जो हमारे सामने नमूदार हुई हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ये किस चीज के ऊपर अपना फोकस रखती हैं? वही चीज जो हमने पहले कवर की थी, क्योंकि इंसान इन तीन क्रिएचर, क्रिएशन और क्रिएचर के अंदर से निकल ही नहीं सकता बाहर, तो हमेशा इन्हीं तीन चीजों के ऊपर ही अपना फोकस रख रहा होगा। तो वो अब फिलोसफीज बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से जनरेट किए जाएंगे, वो बेस्ड ऑन अपर क्लास और लोअर क्लास डिवाइड हो चुके हैं। अब जो डोमिनेंट है वो नैरेटिव डिफाइन करेगा और जो इनडोमिनेंट है वो नैरेटिव एक्सेप्ट करेगा। और वो लोग जो कि पहले एक ग्रैंड नैरेटिव खुदा की तरफ से ले रहे थे, अब वो सारे के सारे ग्रैंड नैरेटिव क्या करेंगे, खुद से जनरेट करेंगे, या अगर खुद से जनरेट नहीं कर सकते हैं तो वो सब्जेक्टिवली एक्सेप्ट कर रहे होंगे किसी डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट से। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा होता है हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्निस्टिक एरा है वो इमर्ज हो जाता है प्रॉपरली, और कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है इस सारी खुद पसंदी की वजह से, खुद फलसफा जनरेट करने की वजह से, इंसान के मीनिंग्स और इंसान के ग्रैंड नैरेटिव जनरेट करने की वजह से कल्चर और हिस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फ्रेगमेंटेड थॉट जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाता है कि रिलीजन को और ट्रू थॉट को छोड़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास और मेजरली क्या होता है, डिल्यूजन्स के अंदर ज्यादा इंसानियत, बल्कि कह लें इंसानियत ज्यादा डिल्यूजन्स के अंदर रहना शुरू हो जाती है। जो हमारे पास है ना रिलीजन, उसको एंटी ग्रोथ समझा जाना शुरू कर दिया जाता है, और ये मेजरली हमारे सामने हो भी रहा है। रिलीजन को एंटी ग्रोथ समझा जाना शुरू कर दिया जाता है। और इसके बाद और क्या मेजर चीज है
जो हमारे सामने नजर भी आ रही है, और भी काफी सारी मख्फी चीजें हैं, मैं वो उन चीजों का इदराक करवा रहा हूँ आप सबको जो हमारे सामने मौजूद हैं। 9 to 5 एक कंसीडरेट समझा जाता है फॉर अ स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, यही सवाल मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था कि 9 to 5 क्यों स्टेबल ग्रोथ के लिए समझा जाता है। ठीक है, अब ये इस एक सवाल के जवाब में ये पूरे के पूरे सोशल थॉट वाला थीम और मॉडर्न फिलोसफी वाला थीम पूरा का पूरा मख्फी है। ठीक है, अब मैं एक दफा फिर से हल्का सा टच देके पूरा आज के सेशन को कंपाइल कर देता हूँ। हम लोगों ने आज क्या समझा है, एग्जिस्टेंशियल नॉलेज के अंदर 2 मेजर थीम्स को कवर किया है, सोशल थॉट को, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मॉडर्न फिलोसफी के अंदर सोशल थॉट की इंटेलिजेंस को। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सोशल थॉट का वो क्या है कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से अपनी थॉट जनरेट करती है। अब सोसाइटी किस तरह से अपनी थॉट जनरेट करती है, बेसिकली वो एक सेट ऑफ आइडियाज, बॉडी ऑफ आइडियाज जनरेट करती है जो कि सोसाइटी को होल्ड करके रखती है। ठीक है, मुआशरा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, फलसफा पर मबनी भी हो सकता है, नॉन फिलोसॉफिकल भी हो सकता है, आइडेंटिटी वाला भी हो सकता है, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी, मोरालिटी, ये सारा कुछ आ जाता है जो कि सोशल थॉट प्रोवाइड करता है। सोशल थॉट जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो एक बायोलॉजिकल और सोशल एनिमल है। वो सोसाइटी के अंदर डिवाइड करता है अपने ग्रुप्स को, और उसी की बेसिस पर वो उसकी डिवीजन सोसाइटी के अंदर अगर हुई भी है तो वो सोशल कहलाता है। अगर वो सोसाइटी से भागने वाला है तो वो एंटी सोशल कहलाएगा। इसके बाद वाला हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी और ग्रुप की साइकोलॉजी डेवलप होती है, इमर्ज होती है। वो किस तरह से होती है कि इंडिविजुअल अपनी साइकोलॉजी जब एक अलाइनिंग पॉइंट पर, एक उस पॉइंट पर जिस पर सब जुड़ रहे हों उसके साथ इत्तेफाक कर ले, तो वो एक ग्रुप साइकोलॉजी, ग्रुप फिलोसफी के अंडर आ जाता है। लेमैन जो है वो स्ट्रक्चर्स जितने भी जनरेट करता है वो सारे के सारे इसी तरह से ही जनरेट करता है कि वो ग्रुप साइकोलॉजी जनरेट करता है, और उस ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज होते हैं जिसकी बेसिस पर वो अपनी पूरी की पूरी साइकोलॉजी जनरेट करते हैं। और मल्टीपल इंडिविजुअल्स मिलकर जो साइकोलॉजी जनरेट करते हैं वो एक अलाइनिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं और कॉमन पॉइंट के ऊपर आते हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है उसको मैंने अपनी पिछली वाली वर्कशॉप के अंदर एक्सप्लेन किया था। वो फैक्ट होता है। सबसे पहले पहले डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उनकी बेस पर एक फैक्ट जनरेट होता है। फैक्ट फिर हमारे पास हक की तरफ जाता है, हक ट्रूथ की तरफ, ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ, यूनिवर्सल ट्रूथ एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट फिर अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाता है। तो ये इस तरह से उसकी एवोल्यूशन होती रहती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, सोशल मोरालिटी क्या है। सोशल मोरालिटी बेसिकली ग्रुप मोरालिटी और ग्रुप साइकोलॉजी जब एक साथ आ जाएं उसका नाम सोशल मोरालिटी है। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे पास? सोशल स्ट्रक्चर्स बेसिकली लोगों की डिवीजन्स जो के सोसाइटी के अंदर है। अब लोगों की डिवीजन्स बेसिकली मेंडल की थ्योरी के ऊपर कुछ और थी, ब्राह्मस की, हिंदुओं की थ्योरी के ऊपर ब्राह्मस, क्षत्रियास, ललित एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बेस पर है। मुसलमानों की किस तरह से है? बेस्ड ऑन तकवा है, और सब चीजों में मुसलमान बाकी सब चीजों में इक्वालिटी ही रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट की डिबेट के ऊपर। ये क्या होती है बेसिकली? हमारे पास जो डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट है, जो सोसाइटी की सबसे डोमिनेंट थॉट होती है, वो एक इन्फ्लुएंस, एक कह लें एफ्लुएंस, और इसके साथ साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है ओवर द नॉमिनीज, ओवर द नॉमिनेटर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं वो किस किस टाइप की हो सकती है। वो मोरालिटी हो सकती है इंसान की, वो कल्चर हो सकता है, वो इमोशंस हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, इंटेलेक्ट हो सकता है। इंसान की बुनियादी जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है रोल ऑफ डोमिनेंट। एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग इफेक्ट होता है डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट का। ठीक है, अब डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट से ही डिबेट को अगर हम देखें, हमारे पास जो मॉडर्न डे में नजर आती है, दिखाई देने वाली डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट है, वो कौन सी है? वो वेस्टर्न फिलोसफी है। तो वेस्टर्न फिलोसफी किस तरह से इमर्ज हुई थी उसको सेशन 2 में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। यहाँ पर बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ह्यूमनिज्म
मार्टिन लूथर किंग के साथ आई थी। मार्टिन लूथर किंग ने इंसानी बका के लिए इंसान की वैल्यूज, इंसान की जस्टिस, हक, डिग्निटी एटसेट्रा एटसेट्रा ये कुछ चीजें उजागर की थी इंसानियत के अंदर, अवाम के अंदर। खवास से किताब निकाल के अवाम के हाथ में थमा दी, जिसकी वजह से अवाम जो थी उनके अंदर कह लें अंडरस्टैंडिंग, शऊर डेवलप हुआ और उन्होंने रिलीजियस क्लर्जी के अगेंस्ट बगावत कर दी और अपने हकूक को क्लेम करने की बात की। तो जो रिलीजियस क्लर्जी थी वो भी हकूक की बात किया करती थी। रिलीजियस क्लर्जी जिन इंसानी हुकूक की बात करती थी वो क्या थे कि खुदा हम तक अपना इल्म खुद पहुंचाता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक इल्म पहुंचाएं और हम लोगों के उसूल डिफाइन करें, ठीक है। ये रिलीजियस क्लर्जी थी। उनका मानना यह था कि हम ऊंचे हैं और बाकी नीचे हैं। हमारे पास क्योंकि खुदा के चुने हुए लोग हैं तो हम तक इल्म आएगा, हम लोगों के रूल्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस सारी डिफाइन करेंगे। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अवाम ने जब किताब पढ़ी तो उनके शऊर उजागर हुए। तो उनका मानना क्या था कि हम लोग भी हकूक, डिग्निटी, जस्टिस, इन सारी चीजों के अहलियत रखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बगावत की, एक टाइप का रिवॉल्ट समझ लें, कर लिया और ह्यूमन राइट्स को क्लेम करने के लिए एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, फिलोसफी जनरेट होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से रिलीजियस और सेकुलर्स हमेशा जंग पर रहे और रिलीजियस ह्यूमनिस्ट इमर्ज हुए और सेकुलर ह्यूमनिस्ट इमर्ज हुए। जो रिलीजियस ह्यूमनिस्ट थे उनके अंदर हमारे यहाँ क्या था, मेजर फलसफा ह्यूमनिस्ट वाला ही फिलोसफी थी, लेकिन उनमें उलमा की तादाद थी और रिलीजन और पादरी, चर्च, क्रिश्चियन ये सब कुछ हुआ करता था। इसमें हमारे पास जो क्लैरिक्स थे, क्लर्जी, रिलीजियस क्लर्जी थी सारी की सारी। इसी के बरक्स हमारे पास जो सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे, सेकुलर ह्यूमनिस्ट के अंदर हमारे पास प्रोटेस्टेंट थे और उनके यहाँ क्या था, साइंस और ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी तो थी लेकिन साइंस के ऊपर साइंटिज्म डेवलप हो चुका था, रैशनैलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा था, एम्पिरिसिज्म के ऊपर फोकस ज्यादा था। रैशनैलिटी क्या है, एम्पिरिसिज्म क्या है, इसका रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि लॉजिकल होकर सोचना ज्यादा फोकस किया जाता था, मेटाफिजिकल सोच को डिनाई किया जाता था। और इसके साथ साथ एम्पिरिसिज्म क्या है कि हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, एम्पिरिकल अप्रोच, हमारी जो पांच सेंसेस जिसको एक्सेप्ट करती हैं, सिर्फ वही हक है, वही ट्रुथ है, ठीक है। जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। तो ये डिबेट होना स्टार्ट हो गई और ये एक जंग हुई जिसकी सोल्यूशन में एक ट्रीटी की गई। उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है, 1648 में की गई। इसमें क्या था, प्रोटेस्टेंट जो थे, प्रोटेस्टेंट फातेह कौम थी और क्लर्जी जो थी वो मफ्तू कौम थी। प्रोटेस्टेंट किस चीज के प्रोटेस्टेंट थे, वो बेसिकली रिलीजियस फिलोसफी के अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। जो रिलीजियस फिलोसफी उनको सुना दी गई थी, यानी ये बेसिकली एक टाइप का सेकुलर फलसफा लेकर आए थे। और इनका मानना यह था कि रिलीजन बहुत खराब फलसफे दे रहा है और रिलीजन से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास रिलीजियस वर्सेस सेकुलरिज्म की डिवीजन हो गई, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने जब फातेह हो गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर, साइंस, इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया और कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया वहां से। और रिलीजियस ह्यूमनिस्ट जो थे वो सोसाइटी में उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे, इसलिए रैशनैलिटी के ऊपर उनका ज्यादा फोकस नहीं रहा। और जो सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे वो फतह हासिल करने की वजह से उन्होंने रिलीजियस फिलोसफी जितनी भी थी, क्योंकि रिलीजियस फिलोसफी के लोग अपनी रैशनैलिटी को छोड़ चुके थे और वैसे भी उनकी बुनियादों में रैशनैलिटी नहीं थी, तो उनको बहुत इजीली डिबंक कर दिया फातेह कौम ने, यानी कि प्रोटेस्टेंट ने, यानी कि सेकुलर्स ने रिलीजन के फॉलोअर्स को बहुत इजीली डिबंक कर दिया, उनके आर्ग्यूमेंट्स को, उनकी फिलोसफी को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सेकुलरिज्म
एमर्ज होना शुरू हो गया और रिलीजन को पॉलिटिक्स से भी दूर रखना शुरू कर दिया और इम्पीरियलिज्म के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया। फाइव सेंसेस को ही मोर नॉलेज का मंबा समझा जाना शुरू कर दिया गया। फिर फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म जनरेट हुई। फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म में हमारे पास आ जाते हैं कि डाउटफुल और स्केप्टिक सोसाइटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। रहबानियत जो थी क्रिश्चियन की फिलोसफी में वो डोमिनेट हो गई और इसी के साथ साथ हमारे पास मॉडर्न फिलोसफी में क्या हुआ, रैशनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म भी साथ में एमर्ज होना स्टार्ट हो गई ट्रिनिटी के अंदर। क्यों रैशनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया था? क्योंकि सेकुलरिज्म यानी रिलीजन को फलसफे से, रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना शुरू कर दिया गया था। तो इसकी वजह से क्या था, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक रैशनैलिटी वाली अप्रोच प्रेवलेंट हो गई थी और इल्म को, मंतिक को, रैशनैलिटी को, लॉजिक को, प्रैग्मेटिक बाउंड्री बेस्ड या एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपना इन्हिसार समझा जाना, उसके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिया गया, अपना मेन पिलर समझा जाना शुरू कर दिया गया। और ये सारा कुछ मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थॉमस हॉब्स की बुक्स में हमें मिलता है। इसके अलावा हमें जर्मन आइडियलिस्ट इमैनुअल कैंट की बुक में मिलता है। ठीक है, वो इमैनुअल कैंट ने तो इमैनुअल कैंट क्योंकि जर्मन आइडियलिस्ट था, आइडियलिज्म का फॉलोअर था, इसने ठीक ठाक क्रिटिक की हुई है रैशनलिज्म के ऊपर और आइडियलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की है इन दैट टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, मैंने फिर से बता देता हूँ। ये ह्यूमनिज्म, स्केप्टिसिज्म, रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, ये सारा कुछ फरोग पा चुका हुआ था। इस सब की वजह से हमारे पास स्टेट ने क्या हल देखा, एक क्रेसी जनरेट की जाए या एक स्टेट एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करे जो कि सोसाइटी को कंट्रोल में रख सके। अब उसका नाम क्या रख दिया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे हमारे पास वो रूल्स और रेगुलेशंस डिवाइस करते थे फॉर द सोसाइटी, जनरेट करते थे फॉर द सोसाइटी। और उनसे क्या था, एक सोल्यूशन केम आउट हुआ था बिटवीन रूलर्स और अवाम के। ठीक है, अवाम ने क्या करना है, टैक्स पे करना है और उसके रिटर्न में रूलर्स क्या करेंगे, उनको सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोवाइड करेंगे। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवाम इसके ऊपर लायबल होगी। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया और ये बहुत अच्छा उनकी नज़र में समझा जाता था कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या चीज फरोग पाई, लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल जस्टिस, ये सारा कुछ फरोग पाया। अब इस सब के फरोग पाने की वजह से डिबेट स्टार्ट हुई किसके ऊपर, एग्जिस्टेंशियलिज्म या इसेंशियलिज्म के ऊपर। ये दोनों ग्रुप की साइकोलॉजीज बन चुकी थी। एक ग्रुप मानता था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म होनी चाहिए, दूसरा ग्रुप मानता था इसेंशियलिज्म होनी चाहिए। यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म में एग्जिस्टेंस पहले है, उसका पर्पस वो खुद डिफाइन कर सकती है। जब इसेंशियलिज्म में क्या था, पर्पस पहले है किसी भी वजूद का और एग्जिस्टेंस खुद से कोई पर्पस चूज नहीं कर सकती है। जो एग्जिस्टेंस है वो उसी पर्पस के ऊपर बाउंडेड रहेगी। इस्लाम जो है बेसिकली वो इसेंशियलिज्म के ऊपर बेस्ड है और इस्लाम जो है वो चीज की इसेंशियलिटी, मानी के पीछे छुपे हुए एसेंस को उजागर करने के ऊपर फोकस ज्यादा रखता है। अच्छा जी, हम लोग आगे चलते हैं। इसेंशियलिज्म के जो मेजर फिलोसोफर्स हैं उसमें हमारे पास एल्बर्ट कैमू है। इसके बाद जो हमारे पास इस मेजर फिलोसफी की वजह से क्या हुआ था, सबका मानना ये हो गया था कि बाउंड्रीज या फ्रीडम, लिबर्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ जो है ना, ये इंसान अपना खुद डिफाइन करेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म में रहते हुए। जबकि इसेंशियलिज्म में ये था कि लिबर्टी जो है वो कह लें एक टाइप का मंबा है, एक टाइप का
व्हाट्स द राइट वर्ड, जिस तरह एक रिएक्शन में सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास एक प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो ये एक सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वजह से एक तजाद आ गया। एक वो ग्रोह था जिनका मानना था पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर्सनल जस्टिस होना चाहिए। दूसरों वो था जिनका मानना था कि नहीं, ये सारा कुछ रिलीजन बताता होता है, या एक ग्रुप की फिलोसफी, ग्रुप की साइकोलॉजी में ये खुद से नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो ये सब कुछ होने की वजह से एसेंशियलिज्म क्योंकि कमजोर था और एग्जिस्टेंशलिज्म ज्यादा मजबूत थे, एग्जिस्टेंशलिज्म के फॉलोअर्स, जिसकी वजह से लिबर्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया गया, लिबरलिज्म जनरेट हुआ, ठीक है। और लिबर्टी जब एक इंसान को मिल जाती है तो वो इंसान लाइफ के और डिजायर्स के बीच में डिफरेंस भूल जाता है। जब एक इंसान फ़लसफ़ाए ख्वाहिश नफ्स और फ़लसफ़ाए ज़िंदगी के बीच में अपनी डिफरेंस करना भूल जाता है, तो वो इंसान का मकसद क्या होता है? ज़िंदगी में खाओ, खुल के अय्याशी करो, जितना मर्जी खाओ पियो जियो, और ज़िंदगी है ही जीने के लिए। और इस टाइप की फिलॉसफी उस बंदे की बन जाती है, जिसकी वजह से एब्सर्डिज्म बहुत ज़्यादा इमर्ज होता है। एब्सर्डिज्म क्या है? बेतुकी फलसफी एवोल्यूशन, ठीक है। यानी एक ऐसा फलसफा इवॉल्व हो जाना जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एसेंस ही नहीं है। अब इस सब की वजह से क्या हुआ? एक सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी भी साथ ही साथ जनरेट होना स्टार्ट हो गई, और सेल्फिशनेस जनरेट होना स्टार्ट हो गई, और एक ऐसी एसेंस जनरेट होना स्टार्ट हो गई कि हर कोई ये समझता था कि वर्ड ओ मी समथिंग, यानी दुनिया मुझे कुछ ओ करती है, या यूं कह लो मैं कुछ राइट्स रखता हूँ या मैं कुछ हकूक रखता हूँ जो कि दुनिया को पूरे करने मुझ पर लाजिम है। और ऐसी माइंडसेट के अंदर कोई ग्रैंड पर्पस नहीं था, कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, कोई मीनिंग ऑफ लव नहीं था, कोई सेक्रीफाइस नहीं था किसी भी चीज के लिए। अब इस सब की वजह से क्या हुआ? दो चीजें हुई, नाइलिस्टिक बिहेवियर और इंडिविजुअलिज्म फरोग पाया। नाइलिस्टिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअलिज्म यही है कि अपनी अनापसंदी, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस जनरेट हो जाना, ठीक है। और जो नाइलिज्म है वो क्या है कि खुदा के तस्वुर को ही खत्म कर दिया गया। खुदा का तस्वुर एक खुदा की नफी कर दी गई, खुदा के तस्वुर को एक जहर की नजर से समझा जाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और जहां पर भी खुदा की बात शुरू की जाती थी तो एक लेबल लगा दिया जाता था कि ये रिलीजियस बंदा है, ठीक है। ये चीज हमारे सामने आ गई। और नाइलिज्म, बेसिकली नाइलिज्म को रिलीजियस फिलोसफी के अंदर भी मजीद चलकर हम डिस्कस करेंगे। नाइलिज्म के अंदर फर्दर एक्सप्रेशन के वेज हैं। एक एब्सर्डिज्म है, एक कह लो नाइलिज्म एक एक एब्सर्डिज्म है, एक डिप्रेसिव वे है एक्सप्रेस करने का, एक एंशियस वे है, एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड वे है कि इस चीज को एक्सप्रेस करना के मीनिंग्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। या हमारी फिलोसफी बहुत डिस्ट्रक्टेड है, डिस्ट्रॉयड है। अब ये सब की वजह से हेडोनिज्म स्टार्ट हो गया था और एपिक्यूरियनिज्म स्टार्ट हो चुका हुआ था। इन दोनों फलसफों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस मेन इनका क्या पॉइंट है हेडोनिज्म और एपिक्यूरियनिज्म का, कि इनमें इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, खाने पीने के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है इंसान का, या जिंदा रहने के ऊपर फोकस ज्यादा हो जाता है, या इंसान का सोने के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है। इल्ला यह कि इंसान अपने पर्पस के ऊपर ज्यादा फोकस करे। जब जाहिर बात है, जब एसेंस खत्म हो जाएगी हर मीनिंग के पीछे, और वजूद को अपना मकसद खुद तलाश करने की आजादी हासिल हो जाएगी, तो ये सब कुछ होना और खुद के मानी निकालना तो बाय प्रोडक्ट है फिर उसका, ठीक है। तो ये नाइलिस्टिक सोसाइटी और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से क्या था, ग्रुप साइकोलॉजी बिल्कुल ब्रोकन थी, सोशल मोरालिटी थी नहीं, सोशल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड थे। बज़ाहिर बड़ी बड़ी इमारतें लोगों ने खड़ी कर ली हैं, लेकिन अंदर
टूटे हुए लोग हैं, लोगों के दिल जुड़े हुए नहीं हैं आपस में, लोगों के मकासद जुड़े हुए नहीं है। कोई हल्का सा मुफाद किसी को नजर आ जाए तो वो उस मुफाद के पीछे भाग जाए। ठीक है, इस्लाम इस सब के ऑपोजिट है। अच्छा, इस्लाम को हम रिलीजियस फिलोसफी के अंदर कवर करेंगे, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को हल्का सा कवर कर लेते हैं। यहीं से बात हमने मीटिंग के स्टार्ट में भी की थी, ये आज दोबारा से जब मीटिंग स्टार्ट की है। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का कल्चर स्टार्ट हो चुका हुआ था। उसमें क्या था, फ्रेंच एवोल्यूशन है, और हमारे पास फ्रेंच एवोल्यूशन की वजह से पैदा होने वाले सारे अनासिर, यानी कि क्या क्या इनोवेशंस का आ जाना, ट्रेडिशंस का आ जाना, नए नए ट्रेडिशंस का, रिलीजन को रिजेक्ट कर देना, गॉडलेस सोसाइटी का आ जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन का आ जाना, एक बहुत रैपिड पेस पे साइंस और टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मीनिंग्स नहीं होना किसी भी वजूद का, और एक ग्रैंड नैरेटिव को तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करना, और सेल्फ जनरेटेड ग्रैंड नैरेटिव्स होना, और फिर इस सब की वजह से एक प्रोटेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाना हर एक सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल की, जिसकी वजह से इंडिविजुअलिज्म फरोग पा जाना और इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी फिर सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, और हर कोई अपने अपने राइट्स को क्लेम करने की तरफ ज्यादा फोकस रखे, इंस्टेड ऑफ के ग्रुप राइट्स के ऊपर फोकस ज्यादा हो, और प्रॉपर फेथ और मोरालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी। ठीक है, ये सारा कुछ क्या कब हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। इस सब को नाम क्या दिया जाता है, इनलाइटनमेंट पीरियड, जबकि इसको डार्क एरा कहना चाहिए। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इसको डार्क एरा कहना चाहिए, क्योंकि इस सब में इनलाइटनमेंट की बजाय एक डार्क बिहेवियर्स, डार्क फिलोसफी, डार्क साइकोलॉजी प्रमोट हुई है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कैपिटलिस्टिक माइंडसेट ग्रो हुआ है, सक्सेस और ग्रोथ की डेफिनेशंस आई हैं कि यही खुदा हैं, और वैलिडेशन किस चीज से ली जा रही है, सक्सेस से, ग्रोथ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पावर को खुदा समझा जा रहा है। तो यहाँ पर हम मीटिंग को कंपाइल करते हैं। ये सारा कुछ मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की वजह से हमारे सामने आया। इस सब में क्या चीज एक नजर आएगी बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट सोशल थॉट का क्या होना चाहिए था और क्या बन चुका है। ठीक है, मॉडर्न डे में जो सोशल थॉट का कॉन्सेप्ट बन चुका है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है, वो नाइलिज्म की ऊपर बेस्ड है, वो हिडनिज्म की तरफ बेस्ड है, वो एपिक्यूरियनिज्म की तरफ बेस्ड है। वो हमारे पास फ्री विल से हट, वो फ्री विल की तरफ आ चुका है। ये जो डिबेट है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म की, इसमें फ्री विल, इंसान ने अपनी फ्री विल को अपने इख्तियार में ले लिया है, जबकि इंसान को टोटल अमाउंट में फ्री विल नहीं अता की गई। अगर इंसान को टोटल अमाउंट में फ्री विल अता कर दी जाए तो उसका पर्पस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप की साइकोलॉजी है वो टोटली डिस्ट्रक्टेड है, साफ यहाँ है। सोशल मॉरल्स बिल्कुल भी नहीं है, एथिक्स के ऊपर बात तो की जाती है लेकिन एथिक्स के ऊपर सोसाइटी जनरेट नहीं होती, तो उस बात करने के पीछे एसेंस नहीं है तो कोई इफेक्ट भी जनरेट नहीं हो रहा। सोशल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड हैं, क्यों डिस्ट्रॉयड हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वैल्यूज हैं और जो एसेंस है वो किस चीज के ऊपर रखी गई है, सक्सेस और ग्रोथ के ऊपर रखी गई है। उसका मेन फोकस ही इस चीज के ऊपर है कि किस तरह से ज्यादा सक्सेस कमाई जाए, किस तरह से ज्यादा फोकस ग्रोथ की तरफ हो, इंस्टेड ऑफ के किस तरह से ज्यादा इंसानी बका हो, या किस तरह से ज्यादा इंसान को हाई वैल्यू ह्यूमन बनाया जाए। ठीक है, इस्लाम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है कि किस तरह से इंसान को हाई वैल्यू ह्यूमन बनाया जाए। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है फ्लाबिस का, इस फ्लाबिस के प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली यही काम किया जा रहा है। सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनको फिर से रीडिफाइन किया जाएगा इंशाल्लाह, और इन रीडिफाइंड डेफिनेशंस को की बेसिस पर सोशल स्ट्रक्चर्स जनरेट किए जाएंगे जो ओरिजिनल वैल्यू बेस्ड, एसेंस बेस्ड, ह्यूमैनिटी बेस्ड, रियलिटी बेस्ड और लॉ एंड शरिया बेस्ड, मिस्टिसिज्म बेस्ड, ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज बेस्ड होंगी। ठीक है, रोल ऑफ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट इंसान के अपने हाथ में होनी चाहिए। ये आज का
चैप्टर 3 का मेन फोकस है कि रोल ऑफ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थॉट मुसलमान के हाथ में होनी चाहिए। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है, वहां से हम लोगों ने चैप्टर 5, वहां से हम लोगों ने चैप्टर 4 बेसिकली, वहां से हम लोगों ने क्या करना है, इस्लामिक थॉट को समझना शुरू करना है। वहां से बेसिकली हमारी रिलीजियस फिलोसफी स्टार्ट हो रही है, और वहां से हम लोग क्या चीजें देखेंगे, हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लामिक थॉट क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। फिर ट्रेडिशनल डिबेट्स यानी शिया सुन्नी की डिबेट, सलफी वर्सेस सूफीज की डिबेट, अथरीज मातुरीदीज अशरीज की डिबेट्स देखेंगे, इस्लाम मॉडर्निटी को देखेंगे, और एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक थॉट को देखेंगे कि किस तरह से सारी सेंचुरीज के अंदर, 9th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक किस तरह से इस्लाम इवॉल्व हुआ है। और इस सब के बाद हम लोग जो हमारे पास सेशन नंबर 5th होगा, उसके अंदर हम लोग फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकलिटी जनरेट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, फॉर द सेक ऑफ इंगेजमेंट, हुक एंड इंगेजमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि नोट्स बनाएं आप लोग। ये पहले वाले सेशन के स्टार्ट में मैंने बोला था कि नोट्स बनाएं और उनको प्रेजेंट करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि टर्म्स भूल जाएं, आगे जाके कॉन्सेप्ट मजीद कह लें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। अभी तो बिल्कुल बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स टर्म्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मैप्स और एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ नॉलेज आने वाला है सारा। तो वो सारा का सारा उतरेगा नहीं दिल पे। क्यों? हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी नॉलेज एक्विजिशन वर्कशॉप में, कि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं आएगा तो वो सारा का सारा नाजिल ही नहीं होगा, जब तक थॉट में क्रिटिकलिटी नहीं आएगी। मैं 1 मिनट यहाँ से ना हम लोगों को चैप्टर 2 और 1 भी साथ में खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि थॉट के अंदर जब तक क्रिटिकलिटी नहीं आती, थॉट इवॉल्व नहीं करती है। ठीक है, थॉट की डायनेमिक्स में हम लोगों ने ये चीज देखी थी। थॉट जब तक प्यूरिफाइड नहीं होगी, यूनिवर्सल नहीं होगी, और थॉट क्या चीज लास्ट की शार्पेंड नहीं होगी। और ये तीनों चीजें किस तरह से थॉट के अंदर आती हैं? ये तीनों की तीनों चीजें थॉट के अंदर आएंगी ही थॉट को प्यूरिफाई करने से, थॉट को शार्पन करने से। और वो किस तरह से होंगी? वो होंगी क्रिटिकलिटी से, डिस्कशन से, और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी से, जो हमने नॉलेज एक्विजिशन वर्कशॉप के अंदर 3 पॉइंट्स पहली ही सेशन में कवर, सेकंड सेशन में कवर करे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के चैप्टर 3 का मेन फोकस था। यहाँ पर हमारे पास 10 मिनट हैं आई गेस, तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं आप लोगों को ना बुक्स और असाइनमेंट्स और जितना भी वो सारा कंटेंट है वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, उनके ऊपर काम स्टार्ट करें। हमारा इंशाल्लाह कल फिर सेशन होगा, टाइम निकालिएगा। और कोशिश मेरी यही होगी कि सारे जितने भी सेशंस हैं इनको 1 सितंबर से पहले पहले इंशाल्लाह मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबने ज्वाइन किया। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा है, समझा है, इसको मजीद समझने की, इस पर तहकीक करने की और बाकी लोगों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। फी मानिल्लाह।